बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। हम सेवरल लेक्चर्स इसी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मतलब पढ़ रहे हैं कि चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ, इन वो तमाम प्रोसेस क्या है हमने ऊपर पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ किए। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेट बात है, एक चार्ज होता है, वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसके इर्द गिर्द जो जहाँ उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है, वो रीजन, उसका रीजन फील्ड इफेक्ट, मैंने जहाँ तक उसका इफेक्ट फील किया जाता है उसको उसका फील्ड कहते हैं। और फील्ड को एक लाइंस की मदद से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की गई उसकी, और एक लाइंस की मदद से, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया। जैसे इसने फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया कि इसमें देखिए, लेट अस नाउ द एक्सप्लोर a mean for visualizing the electric field in a pictorial representation. A convenient way of visualizing electric field pattern is to draw electric field lines called electric field lines, and first introduced by Faraday. फैराडे ने इसको, साइंटिस्ट ने, इसने इसको इंट्रोड्यूस कराया। The electric field lines in a region of space in the following manner, और उसको इसने जो रिलेट किया वो इस सेंस में किया। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, इसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा, इट मींस के वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रा की गई होंगी उसके टेंजेंट होगा एट ईच पॉइंट, एंड द लाइन हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो हेड that is same as that of the electric field vector. The direction of line is that of the force on positive charge placed in a field according to the particle in a field model. करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइन जो है इज दैट ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन ए फील्ड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल इन ए फील्ड मॉडल। जैसे हमने पढ़ा ना ऊपर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर पार्टिकल है, उसके पास जो फोर्स लगी है उसके लिहाज से ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको उधर डिफाइन की जाएंगी। और सेकंड पॉइंट जो है फैराडे ने जो बयान किया, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, number of lines per unit area through a surface perpendicular to the lines is proportional to the magnitude of the electric field. okay, number of lines per unit area जो होगा, जो उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, कह रहे कि ये प्रोपोर्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड के in that region. Therefore, the electric field lines are closer together where the electric field is strong. मैंने कहा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इसमें देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके दूर दूर हैं तो इस लिहाज से इधर फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। तो इसी को उसने एक्सप्लेन किया पॉइंट को कि therefore the field lines closer together where the electric field is strong and far apart where the field is weak. जहाँ दूर होंगी तो वहाँ फील्ड वीक होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये फैराडे ने ये दो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बयान किए इस फैराडे के। आगे मजीद इसमें अब ये स्टोरी सारी इसी लिहाज से है। अब इसको डायग्राम को समझने की कोशिश करें। अब देखें कि ये फील्ड लाइन थी, कोई भी चार्ज या चार्ज से जो फील्ड निकला, अब ये एरिया है, अब इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इधर फील्ड लाइन जो है ये वेरी क्लोज हैं इसके, तो इससे इधर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। जबकि अगला जो ए बी जो एरिया है, इधर फील्ड लाइंस जो हैं वो डेफिनेट बात है कि वो वाइड हैं, फार अवे हैं, तो जिसकी वजह से इधर फील्ड लाइन कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड जो होगी वो कम होगी। फर्दर ये इसमें था कि लाइंस मस्ट बिगिन, अब इसकी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, द लाइंस मस्ट बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, व्हिच मींस के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होंगे। इन द केस ऑफ एक्सेस ऑफ पॉइंट चार्ज, सम लाइंस विल बिगिन और एंड एट इनफाइनेटली फार अवे। यानी कि अगर बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो वो हम कंसीडर करते हैं कि इनफाइनाइट
स्पेस में वो जाके एंड हो रही हैं। तो यही है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज से वो ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज में इंटर होंगी। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं अपने बात करूं, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएटली आउटवर्ड, मीन के आउटवर्ड होंगी, जबकि नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होंगी। ये चीजें बहुत सारी हमने पहले भी डिस्कस की थी, मतलब फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करें। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो था, नंबर ऑफ लाइंस drawn leaving a positive charge or approaching a negative charge is proportional to the magnitude of the charge। क्या कहने का मतलब ये है कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज में इंटर होंगी, और ये अगर ये लेकिन उस सूरत में होगी जब इनका चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि अगर ये भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव 2q है, और ये भी नेगेटिव 2q है, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से निकलेंगी उतनी ही इसमें इंटर होंगी। लेकिन अगर इसका उल्ट होगा कि फर्ज किया कि ये अगर 2q है और ये 1q है, -1q है, तो अब क्योंकि ये डबल चार्ज, इसमें लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी, तो जो इसके 1 तक तो इसमें इंटर होंगी, लेकिन जो ज्यादा होंगी वो फिर हम जो फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो फार अवे इनफाइनाइट पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो इसमें इंटर नहीं होंगी। तो यही बात इसमें डिस्कस की गई है कि वो प्रोपोर्शन होंगी अगर चार्ज क्वांटिटी सेम होगी। थर्ड लास्ट पॉइंट, नो टू फील्ड्स कैन क्रॉस। इसका मतलब यह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि एक फील्ड लाइन ये है तो ये नहीं हो सकता कि दूसरी फील्ड लाइन यूं क्रॉस कर दे, ये नहीं हो सकता, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये रूल्स फैराडे ने बयान किए, इसको आपने अच्छे अंदाज से समझना है। इसको अवर रिव्यू कर देता हूं कि इसको समझे। पहला जो पॉइंट था इसको थोड़ा समझें। फर्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि फील्ड इज टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो फील्ड लाइन के टेंजेंट होगा, और इसको एरोहेड से शो करेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है कि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं पर यूनिट एरिया थ्रू सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। और ये भी पॉइंट था कि ये क्लोजर होंगी तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होंगी, अगर फार अपार्ट होंगी तो ये वीक होंगी। और फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में इंटर होंगी। और थर्ड ये फोर्थ पॉइंट ये था कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ए पॉजिटिव चार्ज आर अप्रोचिंग ए नेगेटिव चार्ज, मीनिंग कि लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की जब जाएंगी तो ये दोनों इक्वल होंगी अगर ये दोनों का चार्ज इक्वल होगा। अगर ये इक्वल चार्ज इक्वल नहीं होगा तो फिर नंबर ऑफ लाइंस भी इक्वल नहीं होंगी। जैसे इसने इधर बयान किया, ये देखें एग्जांपल में, अब दोनों में चार्ज प्लस प्लस सेम है, तो ये बल्कि ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब सेम चार्ज है तो करीब लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी कि इधर चार्ज पॉजिटिव क्यू है, इधर चार्ज नेगेटिव क्यू है। अब इस केस में देखेंगे इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी, इस चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी, इसकी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी, तो जितनी होंगी वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी, इधर से इंटर होंगी, बाकी जो होंगी वो फार अवे पॉइंट पर टर्मिनेट होंगी। ये इसमें पॉइंट समझने वाला जो फैराडे ने बयान किया वो इस डेमोन्स्ट्रेशन की बुनियाद पर इसको किया। तो ये पॉइंट्स इसने आपने अच्छे अंदाज से इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूव करता है तो फिर उसके लिहाज से उसका जो उस पर जो फोर्स होगी, जो उसका एक्सेलरेशन होगा, वो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की जाएगी। कहेंगे व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q mass m is placed in electric field E, the electric force exerted on the charge is q। डेफिनेट बात है, आपको पता है कि E जो होता है F/Q, तो अगर फोर्स निकालनी तो F = QE, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डेफिनेट बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और फोर्स की वैल्यू इसके मुताबिक होगी।
तो इसी लिहाज से उसने जो बयान किया फील्ड मॉडल के लिहाज से, दैट इट इज ओनली फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल, it must be the net force and cause particle to accelerate according to the particle under the net force model. तो F is equal to QE और F is equal to न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma. तो इधर से A की वैल्यू क्या निकलेगी, A is equal to QE over M. ये एक न्यू रिलेशन निकल आई कि एक्सेलरेशन अगर आपने फाइंड करना है कि एक पार्टिकल को आपने फील्ड के अंदर रखा, उस फील्ड के ऊपर फोर्स लगी तो डेफिनेट बात है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन पैदा हुआ। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये है कि अगर आपको चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो मालूम है, एम भी मालूम है, तो अब एक्सेलरेशन उस चीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटे से दो टॉपिक थे, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो बिल्कुल इससे ही बिलोंग करती है। देखें बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये टॉपिक जो हमने ऊपर पढ़ा, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल को समझिए। कह रहे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दरमियान। कहेंगे पॉजिटिव चार्ज Q ऑफ मास m, ए पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज A जिसकी जब वेलोसिटी 0 है, जब इधर मूव किया तो इसकी वेलोसिटी v हुई और चार्ज वही Q है, और A से B की तरफ वो मूव किया, और मूव करने के बाद इसकी स्पीड, उसने कहा कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करें v। तो v कैलकुलेट करने के लिए ये तमाम स्टोरी लिखी है, मैं डायरेक्ट, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, ये प्रीवियस चैप्टर भी है, न्यूटन्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, उनमें से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थिंक है, वी एफ स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2af एक्स एफ माइनस एफ एक्स आई। तो ये न्यूटन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर कंफ्यूजन हो, वैसे इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ये हमने प्रीवियस अपने मैट्रिक में भी मुझे याद है कि ये थी, और एफएससी में तो आई डोंट नो कि है या नहीं, मुझे याद नहीं है, मैट्रिक में है, आपने आई होप के इस चीज में इंफॉर्मेशन होगी। वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, एक्स एफ डिस्टेंस है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, एक्स आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें अगर ऑब्जर्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, vi जो होगी इसकी vi क्या होगी, 0, ठीक है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi भी 0, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसने खुद दिया d, ये देखिए इसमें वैसे इधर भी मेंशन किया होगा, इधर यस, ये डिस्प्लेसमेंट d, तो v xf जो होगा, xf इज इक्वल टू d, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई 0 हो गया, 2a एक्स एफ डी हो गया, ये 0, तो रिलेशन आपकी निकल आई वी एफ स्क्वायर किसके बराबर है, 2ad। जब के पास आपके पास a की वैल्यू पता है, a हमने ऊपर से याद अभी पढ़ा, QE ओवर m, इसमें वैल्यू पुट कर दें, QE ओवर m वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी रिलेशन निकल आएगी। अब अगर QED की वैल्यू हमें पता होंगी और M की वैल्यू पता करोगे तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकेंगे। तो ये उसने जस्ट इसका वैल्यूज तो नहीं दी थी, जस्ट उसने कहा था कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, ये फॉर्मूला इसका स्पीड का फॉर्मूला निकल आएगा। पार्ट बी को समझे कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल बाय मॉडलिंग इट इज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। करके अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम हो तो इन टर्म ऑफ एनर्जी जो है इसकी स्पीड फाइंड करें, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमने प्रीवियस लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू W के, K जो है काइनेटिक एनर्जी है, W जो है वर्क है, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस लिहाज से इधर वर्क की जो वैल्यू आएगी F इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, KB माइनस KA स्क्वायर, क्योंकि इधर से जो चेंज आएगा ना, इधर काइनेटिक एनर्जी KA और इधर KB, ठीक है। तो अब इसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, FE डेल्टा x इज इक्वल टू KB और KA। अब KB काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको लोअर क्लास में पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू 1/mv स्क्वायर, तो अगर फाइनल वेलोसिटी है तो 1/2mvf स्क्वायर माइनस 0, 0 क्यों लिखा है कि vi जो है वो 0 है, vi की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो vf की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया कि fe की वैल्यू पुट की, fe इज इक्वल टू क्या था, QE, इधर QE की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास रिलेशन ये कैलकुलेट होगी।
आपके पास ये रिलेशन आ गई। तो आई होप कि ये चीज समझ आ चुकी होगी। इस तरह आपने नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, आपको समझ आ चुके होंगे। इसमें यही पॉइंट था कि पहले आपने स्पीड फाइंड करनी थी वो फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इजी है, इसको समझिएगा कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर द रीजन ऑफ नॉन ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एक इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, उसकी लेंथ जो डिस्टेंस है ना जो प्लेट्स के दरमियान वो भी दे दिया गया है 0.1 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कॉमन है, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है, वो फोर्स की वजह से वो डेफिनेट बात है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसकी जो मोशन होगी लाइक ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो प्रोजेक्टली यू डाउनवर्ड नीचे मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए ऐसे एक्सेलरेशन फाइंड करना था। एक्सेलरेशन हमने ऊपर जो फॉर्मूला निकाला a इज इक्वल टू ई एम ई, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने ऊपर फॉर्मूला था a इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम, ये हमने ऊपर पढ़ा था। अब क्यू इधर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ई दे दिया, ई और एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये आपको टेबल से मिल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे जो इसमें यूज करते हुए। आगे पॉइंट बी, assuming the electron enters the field at time t is equal to 0, करके फर्ज किया कि इलेक्ट्रॉन जब उस पर इंटर हुए तो उस पर टाइम 0 था। फाइंड द टाइम एट विच द लीव द फील्ड, क्योंकि जब इंटर हुआ तो उस वक्त टाइम 0 ले लिया, जब फील्ड से वो आउट हुए तो उस वक्त टाइम क्या था वो कैलकुलेट करना है आपने। क्वेश्चन ये उसने दे दिया। इसके लिए आपको रिलेशन याद है, ये भी क्वेश्चन ऑफ मोशन है, ये प्रीवियस क्लासेस में x इज इक्वल टू एक्स एफ। देखे ना, वेलोसिटी क्या होती है s ओवर t। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा x ओवर t कह लें, तो डेल्टा x इसमें क्या होगा? ठीक है, vt। तो अगर डेल्टा x को एक्स एफ माइनस एक्स आई वी एक्स टी लिख दें हॉरिजॉन्टल के लिए, तो वी एफ एक्स एफ जो निकला ये देखिए नीचे, एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी एक्स टी। तो इधर से टी निकालेंगे तो ये रिलेशन निकल आएगी। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एल उसने खुद दिया हुआ है और वी एक्स है, तो इधर से आप वैल्यू वी एक्स भी गिवन है, एल भी गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो टाइम जब आप ये जो पार्टिकल फील्ड से निकलेगा तो उस वक्त उसका टाइम जो होगा वो कैलकुलेट ये निकला है। थर्ड पॉइंट में ये क्या है कि assuming the vertical position of the electron is enter the field is y is 0, यानी कि जब वो vertical position of the electron as enters the field so उसने सपोज कर लिया कि वो 0 है। what is vertical position when it leave, कि जब वो इंटर हुआ तो सपोज कर लिया कि उसकी वर्टिकल पोजीशन, इनिशियल वर्टिकल पोजीशन जो थी वो 0 है, तो जब लीव किया तो उस वक्त पोजीशन क्या होगी? ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको मेमोराइज हो तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वाई एफ इज इक्वल टू वाई टी प्लस वाई आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको लोअर क्लासेस में पढ़ा हो ये थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इधर एस की जगह डेल्टा एक्स कह दिया या डेल्टा वाई कह लें, वाई एफ माइनस वाई, और वी आई की जगह वी आई वाई, ये टर्म इधर यूज की गई है, तो आप इसको यूज इधर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से वी आई इनिशियल 0 है, ये भी 0 हो गया, ए वाई गिवन है, ठीक है, टी ये भी गिवन निकाला हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास लीविंग एफ, हम जो वर्टिकल जो पोजीशन है जब वो फील्ड से निकला तो उस वक्त इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल एंड हुए हैं। इससे रिलेटेड अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत इजी है, लेकिन अगर फिर भी आपका ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह हम इसको भी लेंगे।